कल जो रमन मास्टर की तरह थी, लोग पढ़े लिखे पूरा परिवार है और अच्छी अच्छी नौकरियां करते हैं। पैसे उसे का मतलब एक मध्यम वर्गीय उन लोगों का हुआ है। लेकिन वहाँ हम गए तो दो एक वक्ताओं के बाद ही उन्होंने बुला दिया। तो हम रमन मास्टर जो है वो लोग छत्र छाया में काम करने वाले थे। एक समय जब वहाँ तेज बहादुर सिंह जिंदा थे तो उनकी छत्र छाया में ज़्यादातर लोग रहते थे, क्योंकि वो गड़ौली गांव में एक जागरण जो है उन लोगों ने किया था। वहाँ पर तेज बहादुर सिंह की स्थिति ये थी कि वो शोषित पीड़ित वर्ग यदि गलत भी है तो उसके पीछे उसका आर्थिक गरीबी, जाति उत्पीड़न, इस भाव में उसको लेते थे कि ये गलती किया है तो रिएक्शन में किया है, प्रतिक्रिया में किया, इसलिए मदद करते थे। वहाँ एक महिला शेड्यूल्ड कास्ट की चमार, वह रास्ते चलते काम पर जा रही थी या लौट रही थी, तो वो एक पंडित के खेत से एक गन्ना का मतलब एक ऊख जो है तोड़ लिया। तो उसने देख लिया, पंडित ने उसको बड़ी मारा। जब मारा तो वो कुछ कर नहीं सकी और वहाँ के जो शेड्यूल्ड कास्ट वाले हैं उसको पूरा सहयोग भी नहीं कर सके कि तुरंत प्रतिक्रिया दें, उसको रोके नहीं, कुछ करें, ये सब नहीं कर पाए। तो जब वह गुस्सा में आकर के कुछ नहीं कर पाई, अकेले एक दिन उनकी गन्ना को आग लगा दिया। तो उसने केस कर दिया। तो केस को तेज बहादुर सिंह ने उसको स्वयं ले लिया कि हम लड़ेंगे इसके केस। उनका कहना था, हमसे बातचीत हुई और ऐसे संस्मरण में बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि कम से कम उसने उस जुर्म का विरोध तो किया। एक ऊख को तोड़ना वो कोई अपराध नहीं था, वह आम बात थी कि भाई कोई रास्ते चल रहा है, लोग ऊख तोड़ करके अपना कर लेते थे। लेकिन उसने जो उसको मारा पीटा, उस प्रतिक्रिया में उसने जो है आग फूंक दिया। तो बहुत खुश हुए थे ठाकुर, लेकिन कम्युनिस्ट विचारधारा के नाते वह ये बात को समझते थे कि ये वर्ग संघर्ष में इसका एक प्रतिक्रिया है। तो ये और उसी के साथ फिर राम किशोर पोस्टमैन, उस समय पोस्टमास्टर थे, मुंशी जी लोग कहते थे, वो वहाँ पर गए, दूसरे लोग गए वहाँ पर, लोगों को वहाँ पर मौर्या, चमार, बैकवर्ड सारे लोगों को संगठित कर दिया। और वहाँ पर पहली बार उस क्षेत्र में गुदरी का लाल नामक ड्रामा खेला गड़ौली में, और वो उसमें बाहर पूरे पूर्वांचल से बहुत लोग आए देखने। गुदरी का लाल बड़ा प्रभावित किया। तो इस तरह से वहाँ मोबिलाइजेशन हो गया, सबकी एकता हो गई है। ऐसी स्थिति में रमन मास्टर को बल मिला और तेज बहादुर संरक्षक बन गए और उनके पिताजी को प्रधान बना दिया गांव का इलेक्शन में। तो इस तरह से, लेकिन वैचारिक रूप से जो एक वैज्ञानिक दर्शन है जो मार्क्सवाद लेनिनवाद का, उसको पूरी तरह से ग्रहण करना या प्रतिबद्ध होना, इसका अभाव रहा। बाद में चल करके ये लोग, तेज बहादुर सिंह जब डेथ हो गई तो रामधन की छत्र छाया में चले गए। जब रामधन की डेथ हो गई तो फिर ये बीएसपी की छत्र छाया में लोग संपर्क में आ गए। मतलब ये आत्मनिर्भर राजनीतिक दिशा में नहीं जा पाए,
और वो हुआ उस हाँ वो अपने सुरक्षा के लिए एक एक संरक्षक का चुनाव करते रहे। खुद आत्मनिर्भर एक वैचारिक और सांगठनिक वो नहीं था। तो ये सब था उस समय। तो इसी की चर्चा वहाँ पर इस तरह का विश्लेषण करने का मौका नहीं था, इसलिए कि एक तरफा वो था। तो उसी तो कहने का मतलब है कि यदि कम्युनिस्ट लोग दलितों के बीच में यदि काम करते थे, उनको संगठित करते थे, तो अंबेडकर से परिचय भी उन लोगों ने कराया, कम्युनिस्ट लोगों ने। तो इस तरह से जो बाहर से लोग वो उसको संचालित करने वाले कम्युनिस्ट थे, लेकिन बाहर से जो लोग सुनते समझते थे वो लोग अंबेडकर के नाम से प्रभावित होते थे। तो अंबेडकर को पढ़ने का एक अवसर भी लोगों को मिला। बहुत से छात्र आजमगढ़ में बहुत से लोग ने, हरिश्चंद्रा जैसे लोग जो IAS हुए बाद में, पढ़ते समय ही सुखनंदन राम, एक वहाँ पर और एक वकील थे जो पत्रिका निकालते थे। जब हमारा घर 1970 में फूका गया था, तो उस समय उसका पूरा विवरण उस पत्रिका में उन लोगों ने निकाला था। तो हम भी जो है पढ़ाई लिखाई के समय पढ़ने लिखने में औसत दर्जे से ठीक ही थे। तमाम घटनाएं स्कूल से लेकर के और गांव की घटनाओं ने पढ़ाई लिखाई के बजाय केंद्रित कर दिया इनसे मुक्ति का, कैसे हुआ जाए, मुक्त हुआ जाए। जो उत्पीड़न था गांव में बाबू साहब लोगों का, उससे मुक्त कैसे हुआ जाए। तो उसी दौर में अछूतिस्तान का नारा लेकर के उसके पीछे एक कम्युनिस्ट ग्रुप था जो बिहार से, एक पेशेवर फुल टाइम देने वाला, उसको आज़ाद ग्रुप कहते थे, वो आया था आजमगढ़ में, वो कार्यरत था। तो वह कभी नमाज भी पढ़ने लगता था, कभी अंबेडकर के नाम बने। जो समाज की कम्युनिटियाँ अलग अलग धार्मिक और जातिवादी विभाजन है, तो किसको अपने साथ लें, उसी के माध्यम से वो माने वो इस्लाम का पाठन भी करने लगते थे, कुरान के तमाम सारी चीज़ें भी करने लगते थे। जब दलितों के बीच में जाते थे तो अंबेडकर के नाम पर प्रशिक्षण देने लगते थे और अछूतिस्तान का नारा भी दे दिया। उस समय ये हुआ कि बाबा साहब अछूतिस्तान चाहते थे, ये गलत अवधारणा थी। बाबा साहब पृथक निर्वाचन चाहते थे, लेकिन अछूतिस्तान का कहीं जिक्र उनके साहित्य में नहीं दिखाई देता। लेकिन प्रचारित उस समय यही हुआ कि बाबा साहब अछूतिस्तान चाहते थे, अपना अलग से राज चाहते थे। ये एक धारणा, तो ये धारणा फैलाई गई, तो इससे जो है हम लोग भी प्रभावित हुए। हमारा पहली बार माने हमारे बड़े पिताजी अगर दादा, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो उनके साथ सोते थे चारपाई पर या पैरे पर, जो दवाई वमाई का, तो वो कभी कभी भुनभुनाते थे कि आयल फिरिंगिया और कैसे, तो वो हम नहीं जानते थे कि ये गाना कहाँ से वो लाए थे। लेकिन बाद में सचेतन प्रक्रिया में आने पता लगा कि एक वैद्य जी थे, तो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में उनकी गीतें जो है, लोक गीतें जो है बहुत प्रचलित थी पूर्वांचल में अन्य जगहों पर। तो वही एक दो लाइन जो है वो गाते थे, भुनभुनाते, जोर से कभी नहीं गाते थे, वह हम लोगों को खिलाने पुलाने में गाते थे। तो वो वही कभी कभी अम्बेडकर का नाम लेते थे। अम्बेडकर एक थे बिरादरी में, अम्बेडकर एक बिरादरी में थे, लेकिन जानकारी नहीं थी। लेकिन पहली बार सन 68 में
जब चंदवक थाने की बाउंड्री वाल नहीं था, मैदान था, उसी में एक सभा इन लोगों ने आयोजित किया। किशोरी उसके प्रमुख वक्ता थे। तो उसी जगह अंबेडकर के बारे में इस रूप में उन्होंने वक्तव्य दिया कि वो हमारे भगवान थे, अछूती स्थान चाहते थे, वो दलितों के शेड्यूल्ड कास्ट के भगवान थे। तो उस ऊपरी तौर पर भगवान के धारणा मन में बनी। फिर वहाँ पर थानेदार ब्राह्मणों के कहने पर, क्योंकि वो वेद पुराण का जो है वेद पुराण का खंडन करते थे, अंधविश्वास का खंडन उसके साथ साथ करते थे, और अंबेडकर के हवाले से। तो इस तरह से अंबेडकर की स्थापना शुरू हो गई थी। तो इस तरह से वो उसने रोका, बड़ी बहस हुई। फिर मनियारेपुर के बाग में जो है सब लोग इकट्ठा हुए, फिर आगे की रणनीति बनाया कि कैसे हमको उसको करना है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में, सेनापुर में, अन्य जगहों पर इस तरह का काम। तो इसमें दो ग्रुप था, ये किशोरी लाल, नंदलाल, ये तमाम लोग जो थे वह इधर बुझारत और दल्लू मास्टर के संपर्क में आकर के इस तरह का काम करते थे। दूसरी तरफ राजदेव मुकुल, वह एक उस समय बड़े ही एक्शनिस्ट और काम धाम में उस समय लगे हुए थे, तेज बहादुर सिंह की छत्र छाया में। वहाँ जो है सकिया बकिया के जो दूसरा गांव है, क्या कहते हैं, जियापुर का एक पुरवा है नदी किनारे। तो वहाँ सेचन नाम के, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन, तो ये सब ग्रुप था। तो सेचन जो है कि रिश्तेदारी सेनापुर अधियारी में रही, तो वो अपने रिश्ते के तौर पर मुकुल वगैरह को लोगों को लेकर के आए। तो उसमें बेचन को लोग माओ कहने लगे थे, महंत को। तो वहाँ क्लास चलता था गोपनीय तरीके से। तो उधर वो थे, इधर जो है किशोरी नंदलाल अपना। तो किशोरी नंदलाल का जो तरीका था वह कुछ दूसरे ढंग का था। तो वहीं तो जब हम फिर 69 में चले गए कलकत्ता, कोयलरी में, तो कोयलरी में पहले गए ये अमरजीत के साथ। कर्ज ले कर के हमारे दादा जो है, बड़े दादा, उन्होंने 40 रुपया दिया और हम लोग चल दिए वही भरोसे। वो भी अब वो जाने के लिए पंजाब हमसे कहे, और वो बनारस में जा कर के वो चल दिए कलकत्ता की तरफ। माई हमारे बहुत बढ़िया ढूंढी और बड़ा कीमती झुंझुनी बना करके दी थी। वो यहीं पर नौकरी दिलाने इधर उधर घूमने लगे बनारस में। एक जगह रखवा दिए गठरी, वो भूल गई गलिए कहाँ गया, गायब। फिर वहाँ से बनारस से पैदल हम लोग जो है कर्मनाशा के पास में एक भोजपुर गांव है, इन्होंने कहा अमरजीत ने कि भाई चलिए, एक कोयलरी के प्रबंधक हैं यहाँ, उनसे संपर्क किया जाए, वो नौकरी दिलवा देंगे। अब वहाँ पूछते पूछते उसके घर गए तो उसने खाना दे दिया दूसरे बर्तन में, पत्तल उत्तल में, और एक कुआं था पक्का, उसी पर हम लोग सोए रात में। तो वहाँ से फिर भोर में ही उठ कर के चल दिए। कर्मनाशा पहुँचते पहुँचते ट्रेन लोकल पैसेंजर आ गई। अब उसमें जब गए टिकट लेने, तो जो बुकिंग क्लर्क था उसने कहा चलिए अब नहीं मिलेगा टिकट, और ले आकर के गार्ड को थमा दिया कि लीजिए इनको लिवा जाइए। तो गार्ड ने दोनों आदमी का 17 रुपया लिया और आसनसोल तक छोड़ दिया। आसनसोल उतर करके फिर हम लोग लोकल ट्रेन, उनको ही जानकारी थी, वो अपने विरहा गायकी के चक्कर में थे, तो वो ले करके अंडाल गए। फिर वहाँ से नॉर्थबुक कोयलरी गए।
अंडाल एक स्टेशन भी है। तो वहीं पर फिर जब लोगों से संपर्क हुआ इधर के, तो वो लोग महाभारत का बहुत पुजारी टाइप का बहुत पाठ किया करते थे काम धंधे के बाद। तो जब उसमें अंबेडकर के हिसाब से देखने लगा तो अंबेडकर के बारे में बहुत ज्ञान नहीं था, वो तार्किक दर्शन को मानते थे। लेकिन मुकुल जी का जो यहाँ पर बहस हुई थी वही काम में आया कि बिना पढ़े महाभारत को पढ़ते समय उसकी व्याख्या विश्लेषण, उसका अंधविश्वास वाला स्वरूप जो है खंडन करना, इससे उस कोयलरी के जो लोग इकट्ठा होकर के पढ़ते थे उन लोगों को ये लगने लगा कि अरे ये तो बहुत जानकार लड़का है, इसलिए बड़े दिलचस्पी से सुनते थे, बड़े सपोर्टर हमारे हो गए। और इधर अमरजीत जो है बिरहा गायकी में, उसी समय अमलधारी नाम का एक राजभर गायक बहुत थे, तो उनके साथ मिल करके प्रतियोगिता दो लोगों को देखने में लगते थे और खूब कमाई की माने इनाम। तो उसी समय बुधिराम इंजीनियर वहाँ पर थे, पॉलिटेक्निक करके, इनको कोई नौकरी नहीं मिली थी तो अपने पिताजी के यहाँ थे। तो कब ढोलक बहुत बढ़िया बजाते थे, हारमोनियम बहुत बढ़िया बजाते। तो एक टीम, ये क्या नाम है इनका, जो शिवनारायण के पटीदार वहाँ रह रहे हैं, अरे संतू का भाई हैं, मार्कंडे जो है साथ में रहते थे, एक टीम वहाँ पर थी। तो उसमें हम भी शामिल हो जाते थे, लेकिन हमको छोड़ करके वो चले जाते थे, हम मौसा के हवाले हो जाते थे। तो मौसा को भी लगने लगा कि कहीं नौकरी चाकरी इनकी मिल जाती, हम तो खुद औजी पर काम कर रहे हैं, क्या हो। तो इस स्थिति में चेवार के लोग पार्ट टाइम में शाम के वक्त काम करने के बाद, ड्यूटी से आने के बाद, वो लोग जेके नगर में फुटपाथ पर कपड़े वगैरह बेचते थे, रेडीमेड वैसे तैसे कई लोग। तो एक दिन मैं उन लोगों के साथ चला गया, तो वहाँ पर ये साधु, क्या नाम है, रणधीर सिंह, क्या नाम है, रणवीर, क्या नाम है, ढुन्नू सिंह के लड़के जो साधु अवघड़ मिजाज के हैं, तो ये वहाँ दिखाई दिए। तो हमने संपर्क किया, तब वो कहे कि अरे वो हमको नहीं पहचानते थे, लेकिन तो वहाँ से तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम काम दिलाएंगे, लिवा गए अपने घर। जब वहाँ गए तो उनकी पत्नी, एक बच्ची थी, केवल एक हफ्ता वहाँ रहे, बड़ा आदर, वहाँ भेदभाव जातिवाद का नहीं किया उन्होंने, खाना पीना में सब कुछ में कोई भेदभाव नहीं किया, क्योंकि वो थोड़ा कम्युनिस्ट आंदोलन का बंगाल जो है उस समय प्रभाव था, तो भेदभाव नहीं किया। लेकिन उनको अपना कुछ ये लगा कि उनको कभी किसी ने मारपीट दिया था, वो इंस्पेक्टर थे उसमें, और उनके भाई, जो बड़े भाई जो इंजीनियर थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया था यहाँ हिंडाल्को, ये अकेले रह गए थे वहाँ। तो इसलिए जो है कोई वहाँ पर वो नहीं था। तो उन्होंने जब मेरे माध्यम से जाना कि अपने इलाके के बहुत सारे लोग रहते हैं नॉर्थ बुक में और सब जगह, तो बड़ा हुए कि चलिए संपर्क कराइए, मतलब अपनी आत्म सुरक्षा के लिए संपर्क की भावना से वो आए, सबसे मिले जुले, लेकिन उन्होंने भी कोई हमको काम धंधा नहीं दिलवा पाया। फिर आ गए, निराशा थी। लेकिन जो वैचारिक लोगों में बहस बासा होता था, उससे ज़्यादा संबल मिलता था लोगों को जानने समझने का। इसी बीच में एक दिन अचानक कई दिनों के बाद अमरजीत आ गए और कहे कि चल जाए। नहीं, उसी बीच में एक बार हम चले गए खोजते खाजते हम मिठाई भाई के यहाँ, तो वहाँ 4-6 दिन रहे। तो ये तो बहुत आदर करते थे, लेकिन उनकी पत्नी 2-4 दिन के बाद ये कहने लगी कि हमारे लड़कन की दिक्कत हुई, वो हैं खर्चा इनकर खियाई पियाई, खाना पीना देना भी वो भार बुझने लगी।
तो ये बहुत गुस्साते थे लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे, वो उसका नियंत्रण था। तो वो वहाँ से नमस्कार वहाँ से जो है फिर हम दुर्गापुर स्टील कंपनी के पास में कुछ काम करने की बात आई, तो वहाँ भी गए लेकिन कोई काम नहीं मिला। फिर अचानक एक दिन अमरजीत आए और कहे कि चलिए चला जाए कलकत्ता। अब हम लोगों के पास पैसा तो था नहीं, जो पैसा था खर्च कर दिए थे उनके किराए में, अपने किराए में, हमारा ही पैसा खर्च करके वो गए थे। फिर वहाँ से उछल दिए तो वहाँ हमको याद आया कि बैसाख बगान में हमारे गांव के लोग रहते हैं, इतना हम जानते थे। तो वहाँ बीवी बाज़ार में उतरे तो पूछताछ किए तो लोगों ने बता दिया इनका भुल्लन का घर राजनाथ के बाप का। तो वो एक लड़का से पूछा गया तो एक लड़के को लेकर के गया, पहुँचा दिया। तो वो लोग पानी दाना मीठा उठा ले आए, पिए। लेकिन शाम तक उनकी राजनाथ की माँ ने वो हमको पूछने, हाल चाल पूछने पे, पारस उसी समय वहाँ थे, तो वही वहाँ हम चले गए। तो वहीं पर रहने लगे। तो वहीं से फिर काम धंधा के चक्कर, फिर एक गैरेज था टैक्सी का, तो वहाँ पर 70 रुपये महीने पर लगा दिया काम पर। 15 दिन काम किए। तो जो गैरेज का मालिक था उसने सफाई के लिए वो पोस्टर सटा, तो उसमें नक्सलाइट कहे जाने वाले लोगों का पोस्टर लगा हुआ था, उसको हटा दिया। तो अगल बगल लोग आकर के कहने लगे कि अब मारे जाओगे, तुमने हटा दिया, ये किया वो किया, ये चीज़। तो संपर्क तो इधर इन लोगों का था लेकिन वो लिंक नहीं जुड़ पा रहा था। फिर वहाँ से 15 दिन काम करने के बाद चल दिए तो हमको मिला 35 रुपया 15 दिन का मजदूरी। तो पहली बार मैंने राजनाथ के साथ मार्केट में बीवी बाज़ार से एक पैंट शर्ट खरीदा। कभी पैंट नहीं पहने थे, शर्ट नहीं पहने थे, तो बड़ा हौसला से लिया, साधा उधा सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद तुरंत वो राजनाथ घर आने लगा, कहा कि दा हम ये पहन के जाई, 2-3 दिन में आ जाए। वो आकर के महीनों रह गया, उसका मज़ा जो है नएपन का वही लिया। अब इसके बाद हम क्या करें, तो फिर सिटी कागज कल में 3 रुपये रोज पर काम मिला। वहाँ किए कुछ दिन, वो कूड़ा करकट जो कागज कल का था उसको फेंकना था। फिर वहाँ से कि इससे कैसे चलेगा, फिर जो नदी है वहाँ की हुगली, उसमें बड़ी बड़ी जहाज़ें आती थी, बोट लगता था। तो वहीं बैटरी कल थी जिसमें इनके बाबा जो है काम करते थे। तो उसमें ठेकेदारी में काम हुआ, तो वो उसमें पैसा कुछ लगा। लेकिन 2-4 दिन करने के बाद एक दिन गिर गए। इतनी बड़ी पल्ली से भीतर जाना पड़ता था, निकलना पड़ता था बोझा लेकर के। झोड़ी तो इतने बड़ी थी लेकिन बहुत वजन था। उसी में ये छिला उला गया हमारा पैर का नल्हा। फिर उसको छोड़ दिए। फिर क्या किए कि वो पारस के यहाँ, तब फिर जाकर के पाट कल जहाँ पटुआ काटा जाता है उसमें लगे। तो उसी में 15 दिन की मजदूरी 100 रुपये से ज़्यादा मिली। तो वो पैसा जो है हमने भेज दिया घर, उसमें से कि दादा का पैसा दे दिया। तो ले ना कहना कि अब भाई गरीबी हो, तुम्हारे पास पैसा ना हो, तो लिए नहीं। फिर उसी पाटकल में काम कर रहे थे और वहाँ 2.5 कुंतल का बोझा जो है लेकर के अकेले चढ़ना पड़ता था। और क्या नाम है, कभी कभी 5 कुंतल का बोझा 3 आदमी या 2 आदमी लेकर के सीढ़ियों पर चढ़ते थे। बड़ी मेहनत होती थी लेकिन खवाता खूब था।
टाइम पर खाना जो है खूब भरपेट। तो हमारे यहीं हफ्सही की मौसी लगती थी, वो वहीं पर थी, जगरदेव। तो अब पारस के यहाँ से उनके यहाँ रहने लगे, तो वो खाना वाना बनाती थी और शाम के वक्त खूब इतना इतना भात खाते थे हम लोग, हाँ। और एक टाइम रोटी एक टाइम भात। तो इस तरह से वहाँ था। इसी बीच में शादी सन 68 में हो ही गई थी। घर वालों ने कहा कि गौना है, आ जाइए। हम आना नहीं चाहते थे, लेकिन सब लोगों ने दबाव डाला तो आए भी। तो गौना आ गया था 3 दिन बाद आए हम। और उसके बाद 2-3 दिन के बाद पत्नी चली गई, विदाई हो गई। तो इस तरह से उसी बीच में यहाँ पर जागरण का काम शुरू हुआ और इन लोग उत्पीड़न बढ़ता ही जा रहा था। उसी में हम लोग चोरी से कुछ घटनाएं भी किए छिप करके, जिसको लोग कोई जान नहीं पाया। फिर प्रतिरोध में ये सब घटनाएं हुई। तो उसी में फिर यहाँ काम करने लगा, कभी शंभू सिंह के बोरिंग पर, तो कभी राम केर के मकान बनाने में, इस तरह से। लेकिन कोई जुगाड़ नहीं बन पा रहा था। इधर ये उत्पीड़न और सब जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो ये सब चलता रहा। उसी बीच में हमने सोचा था कि घर की कर्ज पताई सभी कुछ करने के बाद सामाजिक काम करेंगे। लेकिन वहाँ पर एक किताब मिली थी, नक्सलवाड़ी के आईने में मार्क्सवादी कौन, और एक आर्थिक शास्त्र से जुड़ा हुआ एक किताब। तो उसमें ये पॉलिटिकल किताब, राजनीतिक अर्थशास्त्र का। तो उसमें लगा कि ये समाज में हम चाहते हैं सुख सुविधा, लेकिन आदमी फंसता ही चला जाता है, कर्ज से मुक्ति नहीं हो पाती है। तो ये सोच करके फिर यहाँ पर हुआ। इसी में इसी प्रक्रिया में, इसी संघर्ष के दौरान एक दिन माखन के खेत के किनारे, तब यहाँ घर द्वार नहीं था, सब सपरचट था। मुनि सिंह जमुना सिंह के लड़के पशु जला रहे, गोरू चरा रहे थे, और वो बार बार एक पेड़ी थी उसमें पड़ जा रहा था। तो कह रहे हाँ किला हो, तो गाली देते थे। कई बार कहने के बाद जोखन चाचा जो है कहे कि अरे मार नेता के रे के ना सुनत हो, तब तक गाड़ी दे दिले, तो यो गाड़ी दे दिले। अब ये बात जो है गांव में पहुंच गई। अब गांव वाले जो है उसका है और चर्चा शुरू हो गई। अब मार और शराब पी करके आए और तमाम गाली गलौज दिए। अब ये अपने इनके माँ बाप डर से, इनको भी डर था, भगा दिया सब। तो इस सैदपुर चले गए। हम जो है एक दिन बातचीत चल रही थी, तो राम सुंदर सिंह थे, तो बातचीत चल रही थी, तो हमने कहा कि उसमें तो गरिया ही है दहलन पहले। बस इतने कहले पर वो उठ करके चले गए। अब इसके बाद उन लोगों में आपस में उधेड़ बुन होने लगा। एक दिन उस बस्ती से हम आ रहे थे, तो हम शंका तो थी, देवनाथ हमको वहाँ तक पहुँचाए उस चक्रोड तक। तो हम ऐसे घूम करके आ रहे थे। आई वहाँ खलिहान था। अब वहाँ से जमुना सिंह गए, पारस हमारे साथ थे। अब पारस उन लोगों के न रहने पर तो कहते थे चला कोनो बात ना है, लेकिन जब वो आ गए तो फिर वो हिलने लगे। और वो लोग बुला करके ले आए खलिहान में। इसके बाद पूछने लगे कि का हो, वो दिन सुंदर सिंह से का कहला है। हम कहे कि भैया हम तो कुछ नहीं कहे नहीं कुछ कहला। हम कहे तो बतावा तो ही का कहला, का कहली। तो कहें कि इना कहला कि मुनि सिंह गाड़ी दहला। तो हम कहली हाँ ये तो कहली। तो कहें कि काहे कहला। हम कहे जो सुनली तो हम कहली, सही बात रहल। तो कहें कि अरे वो ठाकुर रहल ना,
अब कहीं ठाकुर रहल चाहे चमार हो, जो सही है तथ्य है तो हम बात कहनी। अब यही पर कई बार पूछना, तब राम कृपाल सिंह कहना कि अरे का पूछत था, वो तो कहा था कि जो सही बात कहब रहल तो कहब। तब जमुना सिंह हमारे ये हाथ जमता ऐंठ के पीछे कहते हैं ना 3-4 मुक्का पना पिटना। अभी पारस चचा हम ना रही, हम चचा हम ना कोनो कुली लगना हाथ जोड़े। अभी चल रहा है मारपीट, अगल बगल बल्लम सल्लम लेकर के 8-10 लोग खड़े थे, घेरे हुए थे। ऐसी स्थिति में विजयी सिंह हल्ला सुन लेना, वो जो ओसवावत रहना अपन दवाई के अनाज, वो सुन लें तो वही आकर के छुड़ाए आकर के। तो यहाँ कोई नहीं जानता था, वहाँ 2-1 लोग थे जानते थे। फिर हमने सबका बटोर करके बताया तो सब लोग कहे कि भैया चला बिहाने पूछल जाइए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी पूछने की। तो यही इसी से शुरुआत जो है टकराव और सीधा हो गया। तो ये सब घटनाएं, तो इस तरह से विचारधारा उसी समय राजदेव मुकुल को हम ढूंढने लगे, क्यों कहाँ के थे, इनसे पूछे। तो उसी समय कलकत्ता से शिव पूजन करके आ गए, जो वहाँ पर मित्र के रूप में रहते थे। तो कहने कह रहे हे तोहरे विचार के हमारे गौवा में अवैल हैं 2-3 लड़का हुआ। तो उनके संपर्क में राम पलट, हवलदार और राम लखन, यही इन्हीं से मिलवाया उन्होंने। और उनके माध्यम से तब ये दल्लू बुझारत से संपर्क हुआ, और उसके बाद जो है राजदेव मुकुल से संपर्क हुआ। तो इस तरह से एक कम्युनिस्ट विचारधारा जो संचालित थी उससे जुड़े हम लोग। तब सारे विचारों को समझने का और आम सामाजिक स्थिति को समझने का एक अवसर मिला। तो इस तरह से जुड़ गए हम लोग। जो भावना थी कि घर की स्थिति को सुधार करके करेंगे, लेकिन ये परिस्थितियां जो है हम लोगों को वहाँ ढकेल दिया। इसके बाद गांव में तमाम घटनाएं घटी, वो तो बाद में। हाँ, तो इस तरह से इस विचारधारा में आ सके, और वह धीरे धीरे फिर बहुत सारे फिर बड़े संगठन से जुड़ गए। केवल आजमगढ़ में बहुत सारी घटनाएं हैं, ये कभी सुनना जानना दिलचस्पी इसलिए होनी चाहिए कि कैसे किसी आदमी का मोड़ सामाजिक घटनाओं से किस तरह से जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहता है, अनजाने में भी जुड़ा रहता है। और वह समाज की जो आम विकास की धारा है, जो वर्ग संघर्ष की धारा है, उसमें कहीं न कहीं वो किसी न किसी रूप में रहता है। जातिवादी उत्पीड़न भी वो